नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में अब आप आ गए हैं और कक्षा 8 में आ गए तो आपकी जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ गई है। अब आपको पहले क्या था, एक पुस्तक थी और आपको पता ही है सिलेबस चेंज हो गया है। आज वाला जो अपने जो सिलेबस है पहले उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अपने जो सिलेबस है पहले क्या थी, बोर्ड में एक ही पुस्तक थी। अब क्या है, बोर्ड में कितनी पुस्तक हो गई है, 3 पुस्तक हो गई है। अब आपको तीनों पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। तो 3 पुस्तक का आपको ज्ञान होना जरूरी है कि पुस्तक कौन कौन सी है, पहली पुस्तक कौन सी है, दूसरी पुस्तक कौन सी है और तीसरी पुस्तक कौन सी है। तो इन 3 पुस्तक में से अपन पहली जो पुस्तक है उसका पहला पाठ आज अपन पढ़ेंगे। ओके, पहली पुस्तक देखो, पहली पुस्तक है हमारे अतीत भाग फर्स्ट और दूसरी पुस्तक कौन सी है, हमारे अतीत भाग सेकंड और तीसरी पुस्तक कौन सी है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस प्रकार कितनी पुस्तक हो गई, 3 बुक हो गई आपकी। कितनी बुक हो गई, 3 बुक हो गई है। 3 बुक में से आज वाली जो बुक है ये पहली वाली बुक अपन ले रहे हैं, हमारे अतीत जो थर्ड है इसका भाग फर्स्ट। ओके, देखिए पार्ट नंबर 1 है आपका कैसे, कब और कहां। और इसका पहला टॉपिक क्या है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए तो अपना जो पहला जो पार्ट है उसका नाम क्या है, कैसे, कब और कहां। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अपन को बताया गया है, समझाया गया है इस पार्ट में कि पूरे इतिहास के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उस घटनाओं का तारीखों से क्या महत्व है रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1600 ईस्वी हमारे पूरे भारत के इतिहास में क्या महत्व रखता है। फिर 1600 ईस्वी में जो अंग्रेज है वो भारत में आए और उन्होंने इस प्रकार भारत पर धीरे धीरे क्या करने आए थे, वो व्यापार करने आए थे। वो व्यापार करने के बहाने उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार देखते हैं कि इतिहास के अंदर अपन इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उसके पहले भारत में किसका राज था, अंग्रेजों का राज था। किसका राज था, अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी के लगभग आए और उन्होंने 1947 तक भारत में राज किया। इन सालों में उन्होंने क्या किया, इन सालों में उन्होंने भारत पर आर्थिक बोझ डाला और भारतीय लोगों का उत्पीड़न किया और हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़वाया। ये काम किया इन्होंने और जितना भी धन था भारत से वो लूट कर अंग्रेज ले गए, जिसे आज आप इंग्लैंड बोलते हैं। आगे देखिए, ब्राह्मण लोग जो हैं वो पवित्र पुस्तक सौंप रहे हैं ब्रिटेनिया को। कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें एक टॉपिक है आपका, भी ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पुस्तक सौंपने किसको, ब्रिटेनिया को। आपको पता ही है अब 1600 के बाद 1600 से लेके और 1947 तक भारत में किसका राज था, अंग्रेजों का राज था। यानी टोटली जो अंग्रेज हैं उनका राज था। अंग्रेज जैसे बोलते थे वैसा ही होता था। तो इस काल में क्या हुआ, अंग्रेज जो है वो हमारे क्या हुए, एक प्रकार से सम्राट हो गए। क्या हुए, सम्राट हो गए और सब प्रकार से अपन कह सकते हैं राजा हो गए। ओके, तो अब इनके आदेश क्या थे, भारत देश के लिए क्या हो गए थे, एक मतलब कानून हो गया था। ओके, तो अब जो उस जमाने में जो अपना भारत है कई धर्मों में बटा हुआ था और हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण जो वर्ग है वो उच्च वर्ग माना जाता है। उन्होंने क्या किया, एक जो पुस्तक है, जो अपनी जो पवित्र पुस्तकें हैं वो ब्रिटेनिया के हाथ में देने का मतलब ये हुआ कि अब वो कहना चाह रहे हैं कि अब हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करने वाले आप कौन हैं, आप ही हो। कहने का मतलब है एक साइकोलॉजी जो है, एक जो मनोवैज्ञानिक जो ढंग से इसे दर्शाया गया है, एक चित्र के द्वारा इसे दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से दर्शाया गया है कि अब भारत के जो जितने भी कर्ता धर्ता हैं या भारत में हिंदू धर्म को बचाने वाले जो अब हैं वो कौन हो गए, अंग्रेज हो गए, जबकि अंग्रेज तो यहाँ के थे ही नहीं। इस प्रकार से इस चित्र के द्वारा जो है ये दर्शाया गया है कि अब भारत में जो भी होगा वो अंग्रेजों की इच्छा से ही होगा। आगे देखिए, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, रॉबर्ट क्लाइव जो था एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी था
और इसने भारत में कई युद्ध किए थे और अंत में ये जीत गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, पहला काम क्या किया भारत में, पहला काम क्या किया अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों ने पहला काम ये किया कि पूरे भारत का नक्शा बनाओ। क्या बनाओ, नक्शा तैयार हो भारत, क्योंकि इसके पहले भारत का नक्शा तैयार नहीं था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसका भारत का नक्शा तैयार करवाया। नक्शे में क्या क्या किया इन्होंने, छेड़छाड़, देखो क्या क्या की नक्शे में, भारत में छेड़छाड़ में ये किया कि उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन सा क्षेत्र है, जहाँ पे ज्यादा पैसे की आमदनी होती है, जहाँ पे फसल अच्छी होती है, जहाँ पे फसल अच्छी होती है, एक्सपोर्ट अपन कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे फसल अच्छी होती है, एक्सपोर्ट अपन कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इन सब चीजों का जो है सबसे पहले क्या किया गया, नक्शा तैयार किया गया। तो सबसे धनी जो क्षेत्र था पूरे इंडिया के अंदर वो कौन सा था, वो था अपना बंगाल। कौन सा था, बंगाल। तो बंगाल में इन्होंने मेन फोकस किया। और बंगाल में क्या है, दो चीजों का उत्पादन जो है ज्यादा होता था, एक तो कपास, ठीक है, एक तो कपास का और किसका, जूट का होता है। उस जमाने में जो कपास है उससे कपड़ा बनता था। तो कपड़े के व्यापार में इन्होंने बहुत सारा धन कमाया। उसके बाद में नक्शे के अंदर इन्होंने ध्यान दिया कि भारत में अगर भारत में यदि अपन 3 क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, 3 क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, कौन कौन से हो गए, बंगाल, केरल, सॉरी 3 क्षेत्रों पर मेन फोकस किया इन्होंने, बंगाल पे, केरल पे और कहाँ पे किया, बंगाल पे, केरल पे और ये जो अपन बोलते हैं ना, जो अपन बोलते हैं पूर्वी भारत, पूर्वी जो भारत है उस पर फोकस किया। क्यों, क्योंकि पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता था, चाय का। तो इन्होंने क्या किया, 3 जो व्यापार है उस पर बिल्कुल फोकस किया। 3 व्यापार कौन कौन से थे, कपड़ा का व्यापार, चाय का व्यापार और किस चीज का, कपड़े का, चाय का, और इसके अलावा जो मसाले हैं, कौन से मसाले, दालचीनी है, काली मिर्च है, इन सब चीजें जो मसाले बोलते हैं उस पर मेन फोकस किया। फोकस करके क्या किया उन्होंने, खूब सारा धन कमाया। कैसे कमाया, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते इंग्लैंड, मशीनों में बनाते और वही माल लाकर कहाँ बेचते थे, इंडिया में। तो अपन कह सकते हैं माल भी हमारा और सब कुछ, देश भी हमारा, जमीन भी हमारी, और माल कौन बना रहा था, अंग्रेज बना रहे थे, और बेच रहे कहाँ थे, हमें ही बेच रहे थे। इतना ज्यादा आर्थिक शोषण किया गया। आगे देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शा तैयार किया और नक्शे के अंदर इन सब चीजों को दर्शाया गया कि हमें कौन कौन से बिजनेस में ध्यान देना है, कौन कौन से कार्यों में ध्यान देना है, कौन कौन से कार्यों में ध्यान देना है, और पूरे भारत पर राज किस प्रकार करना है, पूरे भारत पर क्या करना है, राज किस प्रकार से अपन को करना है। इस नक्शे बनाने का मेन जो उद्देश्य था यही था। आगे देखो, की बात है। अंग्रेजों के अलावा स्कॉटलैंड एक देश है। स्कॉटलैंड क्या है बच्चों, एक देश है, अलग ही देश है। स्कॉटलैंड एक देश है। इसका एक अर्थशास्त्री था, ठीक है, इसका एक अर्थशास्त्री था। इसका क्या नाम था, जेम्स मिल। जेम्स मिल, जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था, इस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी भैया, जेम्स मिल ने लिखी थी। और लिखने का क्या उद्देश्य था वो समझ लो आप। उद्देश्य क्या था, ये क्यों लिख रहा है पुस्तक, आप तो नहीं लिखते, मैं नहीं लिखता, लेकिन ये क्यों लिख रहा है वो देखो आप। इसमें पुस्तक में क्या लिखा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश
हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश। सबसे पहले इन 3 शब्दों का काम में लिया गया। 3 शब्दों को काम में क्यों लिया गया वो समझो आप। वो इसलिए लिया गया कि उस जमाने में भारत में जो सर्वाधिक आबादी किसकी थी, हिंदुओं की थी, उसके बाद मुस्लिमों की थी, और ब्रिटिश तो थे ही विदेशी। ये कौन से धर्म से ताल्लुक रखते थे? ईसाई धर्म से। कौन से धर्म से? ईसाई धर्म से। अपन बोलते हैं ना क्रिश्चियन है ये, ओके। तो ये जो धर्म के जो लोग थे ये ब्रिटिश थे, और ये इन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर राज किया। इस पुस्तक को लिखने का मेन मकसद यही था कि पूरे भारतीयों को ये बताओ कि आप लोग एक रह नहीं सकते, आपकी सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, और आप लोग शुरू से लेके अब तक गुलाम ही हो, ठीक है। पहले राजपूतों ने राज किया, राजपूत भी उन्होंने बताया कि राजपूत भी यहाँ के नहीं थे, वो भी विदेशी थे। उसके पहले जो आर्य आए थे वो भी विदेशी थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो भी विदेशी थे। कहने का मतलब है जो भी जाति यहाँ पे राज की है अभी तक, वो सभी जातियां कौन थी, यहाँ की नहीं होकर कहाँ की थी, विदेशी थी। कहने का मतलब इस पुस्तक में क्या लिखा गया, इस पुस्तक के द्वारा यही समझाया गया कि भारतीय मनुष्य, भारतीय जो व्यक्ति है, इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति का इतिहास यही है कि वो गुलाम है। ये ईश्वर ने लिख दिया है उसके किस्मत में। किसने लिखा है ये बातें? इस पुस्तक में। और पुस्तक में ये चीज दर्शाई गई है बार बार कि भारतीय जो लोग हैं इनके अंदर क्या नहीं है, दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं होने की वजह से ईश्वर ने किसको भेजा है? ब्रिटिश को भेजा है, अंग्रेजों को भेजा है कि आप जाकर इनको सभ्य बनाओ। इनको पता ही नहीं है कि क्या होता है जीवन, क्या चीज होती है जीवन, इनको पता ही नहीं है। न इनको आध्यात्मिक ज्ञान है, न इनको सामाजिक ज्ञान है, न इनको राजनीतिक ज्ञान है, और न ऐतिहासिक ज्ञान है। किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। और इस ज्ञान नहीं होने की वजह से ही ईश्वर ने हमें भेजा है। किसको भेजा है? अंग्रेजों को भेजा है। अंग्रेजों को भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि इनको क्या करो, आप मनुष्य बनाओ। क्या बनाओ? मनुष्य बनाओ। इनके अंदर क्या चीज नहीं है? भारतीयों के अंदर दिमाग नहीं है, सभ्यता भी नहीं है। दिमाग भी नहीं है और सभ्यता भी नहीं है। कहने का मतलब ये है इस पुस्तक के अंदर ऐसी चीजें डाली गई ताकि हर कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़े तो उसे पता चले कि भारतीय व्यक्ति तो गुलाम ही पैदा हुआ है और गुलाम ही मरेगा। कहने का मतलब है हमारी जो मेन पुस्तकें हैं उनका तो हमारा दिया नहीं गया, और एक ही बात लिखी गई है कि भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति, भारत की मिट्टी में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है वो शुरू से ही गुलामी झेलता आया है। आज नहीं, मेरे जो बड़के हैं उससे बड़के हैं, उससे बड़के हैं, शुरू से लेके अब तक क्या है, भारत में किन्होंने राज किया है? विदेशियों ने ही राज किया है। तो लिखने का मेन उद्देश्य क्या था वो समझो आप। मेन उद्देश्य यही था कि भारत में 3 जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश तो अभी आए हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान जो थे इनको शुरू से ही ये क्या थे? गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। इनकी किस्मत में ही लिख दिया गया है, इनकी किस्मत में ही लिख दिया गया है कि हम गुलाम हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था ये समझो आप। पुस्तक यदि आप पढ़ते हैं उसमें बार बार ये आते हैं कि भाई आपके जो बड़के हैं वो गुलाम थे, आप हैं वो गुलाम हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सोच जो है उसे सीमित किया गया है इस पुस्तक के द्वारा कि आप कभी भी आजादी नहीं ले सकते। लिखने का एक उद्देश्य था, अंग्रेजों के द्वारा इस पुस्तक को लिखवाया गया था, और इनका एक ही मकसद था कि किसी न किसी प्रकार इन लोगों के अंदर एक मानसिकता भर दो, एक दिमाग के अंदर भर दो कि अब भारत कभी आजाद नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे टिकटॉक कहाँ की कंपनी है ये? मैंने सुना है चीन की कंपनी है, मैंने सुना है, ये पता नहीं है कहाँ की है, लेकिन मैंने सुना है चीन की कंपनी है। इसने अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया? इसी प्रकार बढ़ाया, सोच इस प्रकार बढ़ी। आज के 8 से लेकर 60 तक का हर व्यक्ति इसके पीछे बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? साइकोलॉजी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। वैसे ही अपन कह सकते हैं कि जबकि चीन अपना दुश्मन है उसके बावजूद भी हर व्यक्ति इसको अपना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है अंग्रेजों ने इसी साइकोलॉजी का उपयोग किया। कौन सी साइकोलॉजी का? इसे बोलते हैं साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के द्वारा भी लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपको बार बार एक पुस्तक पढ़ने को मिले और उसमें ये लिखा जाए आप तो शुरू से गुलाम है, आप तो शुरू से गुलाम है, आप आज़ादी ले ही नहीं सकते, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएगा कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे बड़के हैं, जब से हम पैदा हुए तब से हम गुलाम ही थे और आज भी गुलाम है, इसका मतलब हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है एक साइकोलॉजी के जो है वो इस प्रकार से फैला दिया गया भ्रम कि भारत के में जन्मा हर व्यक्ति जो है वो गुलाम पैदा हुआ है और गुलाम ही रहेगा। आगे देखो, और हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? एक नहीं हो सकते। इस पुस्तक में बताया गया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इस पुस्तक को लिखने का मेरे हिसाब से तो एक ही मकसद होना चाहिए कि भारतीय लोग हमेशा हमारे गुलाम बने रहे। और इसके अलावा इस पुस्तक में पूरे भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया। भाई, हिंदुओं का काल, मुस्लिमों का काल, अब किसका काल आ गया है? अंग्रेजों का काल आ गया है, जो कि कितने दिन रहेगा पता ही नहीं है। इस पुस्तक में यही बात लिखी गई। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? ए ब्रिटिश ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। यानी कुल मिला के मकसद केवल, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल एक ही था कि पहले तो भारत पे किसने राज किया था? विदेशियों ने। ठीक है, फिर हिंदू जो थे वो भी अलग अलग थे, और हिंदू भी कहाँ से आए थे? मतलब विदेश, मतलब आर्य जाति के जो लोग हैं वो कहाँ से आए थे? ये भी कहाँ से थे? विदेशी थे। कौन सी जाति से थे? आर्य जाति से। ये भी विदेशी थे। मुस्लिम कौन थे? ये भी विदेशी थे। और अब कौन आया है? अंग्रेज आ गए, तो ये भी कौन है? विदेशी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पुस्तक के द्वारा बात क्या फैलाई गई? क्या बात फैलाई गई है? ध्यान दिया आपने कि भारत का हर व्यक्ति पहले भी गुलाम था, उसके बाद भी गुलाम था, और अब भी गुलाम ही है। किसका गुलाम है? किसका गुलाम है? अंग्रेजों का, ब्रिटिश इंडिया का गुलाम है। तो इस प्रकार आप देखते हो, इस पुस्तक के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक जाल फैलाया गया ताकि हर व्यक्ति जो ये समझे कि हम तो, हमारी किस्मत में ही गुलामी लिखी हुई है, और अब हमें सभ्य बनाने के लिए कौन आया है? अंग्रेज लोग वहां से आए हैं, और अब हमें क्या बनाएंगे? मनुष्य बनाएंगे। यानी इतने दिन मनुष्य नहीं थे, अब मनुष्य बनाएंगे। इस प्रकार देखते हैं भारतीय इतिहास में बहुत सारी जो छेड़खानी है वो किसने की? अंग्रेजों ने की। अब देखिए, इस पुस्तक में एक शब्द लिखा हुआ है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक और युग। औपनिवेशिक युग, इसका मतलब क्या होता है? इसके बारे में कल मैं आपको समझाऊंगा अगले टॉपिक में कि औपनिवेशिक युग क्या होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो आपके लिए जो होमवर्क है वो मैं बता देता हूँ। आपके लिए होमवर्क यही है कि अपने जो गूगल है उसमें आप जो है ये पहले तो ये जो पार्ट नंबर जो 1 है इसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके ये पार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, थैंक यू।